वेलकम बैक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नीट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर्स में हमारा मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर पूरा देखा और मूल कॉन्सेप्ट में हमने काफी सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है ना, आपके मेरे मॉड्यूल के सोल्यूशन और भी एक्स्ट्रा बहुत क्वेश्चंस वगैरह कराए हैं। आज मैं आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, है ना। आज हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहला लेक्चर है। आराम से पढ़ेंगे, कुछ भी समस्या है, कुछ भी प्रॉब्लम आए मुझे बताना है, फिर हम उस पर काम करेंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊंगा, अच्छे से अच्छा डीपीपी टेस्ट पेपर, ताकि प्रिपरेशन आपकी बहुत स्मूथली चले, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं और आज मैं बात कर रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, लेक्चर नंबर 1 के बारे में बात कर रहा हूं। देखो, हमने जो इसके पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें हमने काउंटिंग ऑफ पार्टिकल्स को देखा था, पार्टिकल्स को काउंट करना सीखा था। हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, है ना, आयंस। तो जो आपका पहला चैप्टर था दैट वाज मोल कॉन्सेप्ट, दैट वाज ऑल अबाउट काउंटिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को काउंट करना हम सीखे थे, वो मूल कॉन्सेप्ट में था। लेकिन अब मैं जो आपके लिए चैप्टर लाया हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हम इसमें एटम के अंदर बात कर लेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करेंगे कि एटम के अंदर क्या क्या होता है ना। तो हम देखते हैं, बढ़ते हैं। तो भाई, जब मैं सिलेबस की बात करता हूं तो मेरे पास जो सिलेबस में आ रहा है वो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, फिर थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, है ना। सिलेबस की बात कर रहे हैं हम पहले। तो सबसे पहला डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात जब मैं करूंगा तो मैं बात करूंगा आपसे इलेक्ट्रॉन के बारे में, मैं बात करूंगा प्रोटॉन के बारे में, मैं आपसे बात करने वाला हूं न्यूट्रॉन्स के बारे में, फिर थॉमसन एटॉमिक मॉडल देखेंगे, फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखेंगे, फिर डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, फिर डुअल कैरेक्टर ऑफ रेडिएशन, है ना, जिसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक क्वांटम थ्योरी, फिर उसके बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल पे आएंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोगली इक्वेशन, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और आखिरी में हम देखेंगे क्वांटम नंबर्स, है ना। इसमें काफी सारे सब टॉपिक्स भी हैं, छोटे छोटे सब टॉपिक्स भी हैं जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, है ना। कौन से टॉपिक्स हैं इसमें, सब टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, है ना। बट फिलहाल अभी अपन जब बात करेंगे तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, मतलब मैं यहां पर आपसे बताने वाला हूं कि इंटरनली, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है एटम का, इंटरनल स्ट्रक्चर, एटम के अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूं, है ना। ठीक है, सबसे पहले अपन देखें तो डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल की जब बात करते हैं, बेसिक पार्टिकल, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल की जब बात करते हैं तो अभी अपन समझेंगे कि व्हाट आर फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते क्या है, क्या प्रॉपर्टीज आती है, कैसे आता है, क्या हमने क्राइटेरिया डिसाइड किया इसके लिए। तो डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स को देखें तो जॉन डाल्टन नाम का साइंटिस्ट है 1808 में, 1808 में, हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ा है। तो जॉन डाल्टन नाम का जो वैज्ञानिक है वो कहता है दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली माइन्यूट इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली माइन्यूट इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम। और ये बात हमने मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर में भी देखी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, एटम। और ये कॉन्सेप्ट हम पूरा मूल कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं, जस्ट इसके पहले जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया दैट इज नोन एज कौन सा कॉन्सेप्ट, मूल कॉन्सेप्ट, वहां मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका था, बहुत डिटेल में बता चुका हूं। अब मैं यहां बात कर रहा हूं कि मैटर जो होता है डाल्टन्स के हिसाब से इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली माइन्यूट इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल, बोलो क्या लिखा है, रिएक्शन। These can neither be created nor be destroyed, जिसको हमने POAC समझा था पिछले चैप्टर में, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, याद हो, है ना, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। However, modern researchers have conclusively proved that atom is no longer an indivisible particle. हमारे काम की चीज, हमारे काम की चीज इस लाइन में छुपी है कि आज की करंट सिचुएशन की बात करूं, आज की प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं
तो एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, है ना। जस्ट वेट अ मिनट, एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। बात समझ में आ रहा है? एटम इज नो लॉन्गर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। 1808 तक ये माना जाता था जॉन डाल्टन के हिसाब से कि मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनको हम एटम्स कहते हैं। लेकिन आज की सिचुएशन की बात करूं, एट प्रेजेंट अभी अगर मैं 2025 की बात करूं, ऐसा नहीं है। एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल, और हमें पता है ये कि ये कुछ इलेक्ट्रॉन है, कुछ न्यूट्रॉन है, जैसे मेजॉन्स हैं, क्वार्क्स है, बहुत सारे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट है। तो फिलहाल हमें अब काम की चीज क्या निकल कर आई कि एटम इज नो लॉन्गर एन इनडिविजिबल पार्टिकल। अब एटम को डिवाइड किया जा सकता है। बात समझे? आगे बढ़ते हैं अपन। तो जब हम आगे बढ़े, तो जब हमें पता चल गया कि भाई आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट दैट एटम्स हैव सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जब ये फैक्ट आ गया था, ये बात पता चल गई थी कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। भाई डाल्टन की जो थ्योरी आई थी, है ना, जब इनिशियली डाल्टन का जो थ्योरी आया था, दैट इज नोन एज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो हम पिछले चैप्टर में कई बार पढ़े हैं। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में जो भी उसने बातें बोली थी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये बात वहीं तक वैलिड थी, लेकिन आज की प्रेजेंट सिचुएशन में ये बात वैलिड नहीं है। इनफैक्ट इसकी थ्योरी का कोई भी पॉइंट वैलिड नहीं है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। बात समझे? तो साइंटिस्ट ने जैसे जैसे आगे बढ़े, तो उनके मन में चार सबसे बड़े सवाल क्रिएट हुए, है ना। चार सबसे बड़े सवाल क्रिएट हुए, और सबसे पहला सवाल क्रिएट ये हुआ कि हाउ डू वी अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। हम इस बात को कैसे प्रूव करें कि एटम स्टेबल होता है। आज की प्रेजेंट सिचुएशन में बात करूं मैं, तो जब अपन एटम की बात करते हैं आज की प्रेजेंट सिचुएशन में, तो एटम जो है वो मेरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हम इन सारी बातों के जवाब खोजने वाले हैं, इन सारे सवालों के जवाब खोजने वाले हैं। कि पहला सवाल लोगों के मन में आया कि हम एटम की स्टेबिलिटी, हाउ डू वी अकाउंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम स्टेबल कैसे है? एटम तो न्यूट्रल है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो स्टेबल कैसे है? दूसरा लोगों के मन में सवाल आया था कि वाई बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। एक एलिमेंट का बिहेवियर दूसरे से अलग क्यों है? सोडियम का बिहेवियर मैग्नीशियम से अलग क्यों है? ऑक्सीजन का बिहेवियर हाइड्रोजन से अलग क्यों है? कार्बन का बिहेवियर सल्फर से अलग क्यों है? वाई बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल मन में आया कि वाई डू डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते क्यों हैं? ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है कि एटम्स को कंबाइन होकर क्या बनाना पड़ता है? मॉलिक्यूल। एंड आखिरी सवाल मन में आया लोगों के कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि आपने सुना होगा कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज सुना होगा, जैसे कि आपने सुना होगा गामा रेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, जैसे कि आपने सुना होगा विजिबल लाइट जिसको अपन विबग्योर में देखते हैं, है ना, जैसे अपन देखते हैं एक्स रेज। तो इनका नेचर, ऐसे बहुत सारी होती, इनका नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड बाय एटम। और ये सारे सवाल कब आए मन में? जब ये बात क्लियर हो गई थी, ये फैक्ट क्लियर हो गया था कि एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट दैट एटम हैज सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम हैज सब एटॉमिक पार्टिकल, ये चार सवाल मन में खड़े हुए कि एटम की स्टेबिलिटी कैसे होती है, एटम की स्टेबिलिटी को समझाएंगे कैसे, है ना। उसके बाद बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, ऐसा क्यों होता है कि एक एलिमेंट का बिहेवियर दूसरे से अलग क्यों है। व्हाई डू एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। एटम्स कंबाइन हो ही क्यों रहे हैं, अकेला क्यों नहीं रह सकता? क्यों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर वाटर बना रहा है? क्यों कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट। उसके बाद बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड या एब्जॉर्ब्ड होती है एटम्स, उनका नेचर कैसा होता है? वो वेव के फॉर्म में होता है कि वो पार्टिकल के फॉर्म में होता है? तो ये ऐसे कई सारे सवाल लोगों के मन में खड़े हुए, और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, है ना। तो हम जैसे कि बात करें कि सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ कौन से पार्टिकल्स के बारे में, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, है ना। ठीक है। जैसे
सबसे पहले अपन जब बात करते हैं कि ये सवाल आया कहां से, तो एक कि सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, लोगों के मन में ये सवाल आया कहां से, ये सवाल की उत्पत्ति कहां से हुई। कहीं से तो सवाल आया होगा ना किसी बात को देखकर। तो सवाल आया था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से कि भाई जब हम ग्लास रॉड को सिल्क पे रब करते हैं, वूल पे रब करते हैं, तो उसके अंदर चार्ज आ जाता है ना। एबोनाइट रोड को रब करते हैं तो चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर हैज बीन इंडिकेटेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ, बोलो क्या बोला, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। कि जो मैटर होता है, मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ऐसी कोई भी चीज जो क्या ऑक्यूपाई करे स्पेस और जिसका मास हो, बात समझे, उसको मैटर कहते हैं। लेकिन बोलो उसका नेचर तो इलेक्ट्रिकल है, मतलब चार्ज है उसमें, उसमें चार्ज है, और चार्ज दो अपोजिट होते हैं, या तो पॉजिटिव होता है या फिर क्या होता है, नेगेटिव। कि बोले मैटर जो होता है उसका इलेक्ट्रिकल नेचर है। ये फर्दर बाद में एक्सपेरिमेंट कंफर्म हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जब कराया गया, इलेक्ट्रोलिसिस जब कराया गया, इलेक्ट्रोलिसिस का जब एक्सपेरिमेंट कराए गए, तो ये बात कंफर्म हो गई कि मैटर के अंदर इलेक्ट्रिकल नेचर पाया जाता है। यहां से साइंटिस्ट लोगों को धीरे 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 कंफर्मेशन होने लगी कि एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं। जब अपन इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं तो अपन ने देखा होगा कि अपन जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो अपन एक इस टाइप का सेल लेते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपन दो रॉड्स लगाते हैं, और रॉड्स लगा के इधर अपन ऐसा ये चार्ज लगाते हैं यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे अपन फिल करते हैं। इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोड, कहते हैं इलेक्ट्रोड के बाद वो अपन इलेक्ट्रोलाइट्स लगाते हैं और ये सब चीजें कराते हैं। तो धीरे धीरे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का जब कॉन्सेप्ट आया और इलेक्ट्रोलिसिस के एक्सपेरिमेंट हुए, तो ये बात कंफर्म हो गई थी एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। आई बात समझे। तो उसकी रिसर्च होने लगी, उसकी एक्सपेरिमेंट होने लगे, और सबसे पहली बार विलियम क्रूक्स नाम के साइंटिस्ट आए इन द ईयर 1879, है ना। अब आप देखो जरा ध्यान से, 1808 में, है ना, यहां पे अगर मैं ईयर की बात करूं, बहुत क्लियर आपको क्लैरिटी के साथ समझाऊं, तो जब मैं बात करता हूं ईयर 1808 की, तो उस समय डाल्टन्स थ्योरी आई थी, उस समय डाल्टन्स थ्योरी 1808। उसके बाद देख लो आप, लगभग नहीं करते 70 ईयर्स, लगभग 70 साल बाद ये बात लोगों को समझ में आई कि एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लगभग 70 ईयर्स बाद। तो विलियम क्रूक्स जो था वो 1879 में स्टडी कर रहा था कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। वो ये जानना चाह रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी को गैस से पास किया जा सकता है कि नहीं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस यूजिंग क्रूक्स ट्यूब, इसको क्रूक्स ट्यूब भी कहते हैं। वो ये जानना चाह रहा था। उसने क्या करा था कि यहां पर इसके अंदर गैस फिल कर दिया, और गैस फिल करके अलग अलग कंडीशन ली, और यहां पे जो पोटेंशियल रखा था वो लगभग रखा था 10,000 वोल्ट का, है ना। यहां पे जो पोटेंशियल रखा था वो कितने वोल्ट्स का रखा था, 10,000 वोल्ट। एंड आप देखें तो यहां पे इलेक्ट्रोड्स है, जिसमें मैंने कहा कि एक कैथोड एक कैनोड है ना। आप यहां देखें तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है, मैं कहता हूं कि भाई ये कैथोड है फॉर एग्जांपल, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसको क्या बनाया उसने, एनोड, और इसके अंदर उसने गैस को फिल कर दिया। गैस को फिल करा और गैस को फिल करके हाई वोल्टेज करंट पास करा, और यहां पे ऐसा मान लीजिए कि इवैक्यूएशन लगाया जिससे कि गैस के प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके, गैस के प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके, प्रेशर बढ़ाया भी जा सके, प्रेशर कम भी किया जा सके। बात समझे। तो ये जो विलियम क्रूक्स थे भाई साहब, ये 1879 में क्या स्टडी कर रहे थे कि क्या गैसेस से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जा सकता है ना। क्या स्टडी कर रहे थे ये स्टडी कर रहे थे आर गैसेस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आर गैसेस गुड कंडक्टर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। क्या गैसेस से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जा सकता है, ये बात ये चेक करना चाह रहे थे अपने एक्सपेरिमेंट से, जिनको हम कहते हैं क्रूक्स ट्यूब। ये जो ट्यूब दिख रहे हैं इनको अपन कहते हैं क्रूक्स ट्यूब, है ना। और एटम से छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। ये बात कहां से क्लियर होने लगी थी कि मैटर, जब वो एबोनाइट रॉड को अपन रब करो उसके अंदर चार्ज आ जा रहा था, यानी मैटर के ऊपर चार्ज होता है। मैटर हैज चार्ज नेचर, मैटर हैज इलेक्ट्रिकल नेचर। आप देखो ना, आप स्केल लो, स्केल को ऐसे सिर में रब कर दो, वो पेपर चिपक जाते हैं, यानी मैटर में अंदर इलेक्ट्रिकल नेचर है। ये कंफर्म कैसे हो गया था, इलेक्ट्रोलिसिस से। तो फिर साइंटिस्ट आगे बढ़े
और विलियम क्रूक्स इन द ईयर 1879 इस बात को लेके बैठ गए चेक करने के लिए कि क्या गैसेस से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सकती है कि नहीं। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करे और ये पाया, सबसे पहली चीज ये पाया फर्स्ट में कि व्हेन प्रेशर इनसाइड द गैस वाज 1 atm, प्रेशर कितना था 1 atm, नो करंट फ्लोज बिटवीन द इलेक्ट्रोड, दिस इज बिकॉज गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये देख लो, दिस इज बिकॉज गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब प्रेशर कितना था 1 atm, मतलब इस ट्यूब के अंदर गैस को फिल करा और गैस को फिल करके जो अंदर गैस थी उसके प्रेशर को रखा 1 atm। तो 1 atm जैसे ही रखा तो कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया गया, कुछ भी नहीं पाया गया, कुछ नहीं हुआ। और जब कुछ नहीं हुआ तो उसने बोला कि गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यहां से उसने पहला कंक्लूजन तो दे दिया कि गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट फ्लो नहीं हुआ अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पर। ठीक है, उन्होंने क्या करा, फिर सेकंड केस लिया, प्रेशर को रिड्यूस करा 10 की पावर -2 atm तक, प्रेशर को कम कर दिया। पहले 1 atm था ना, प्रेशर को कम करा मतलब गैस को बाहर निकाल लिया, और गैस को बाहर निकाल के 10 की पावर -2 atm रखा, और करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड कलर्ड ग्लो इज ऑब्जर्व्ड। बात समझे, कलर जो है वो ऑब्जर्व होने लगा। कलर ऑब्जर्व होने लगा मतलब क्या है कि यहां पर ये इलेक्ट्रोड्स के पीछे यहां पे ग्लो नजर आने लगा, इलेक्ट्रोड्स के पीछे यहां पर ग्लो नजर आने लगा, इलेक्ट्रोड्स के पीछे ग्लो नजर आया जब प्रेशर कितना रखा था 10 की पावर 2 कितना atm। ग्लो नजर आने लगा जब प्रेशर रखा था 10 की पावर 2 atm। तो इन्होंने क्या कहा, व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 10 की पावर 2 -2 atm, प्रेशर को रिड्यूस करा 10 की पावर कितना -2 atm पर, तो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग बिटवीन, करंट फ्लो होने लगा इलेक्ट्रोड्स में, एंड कलर्ड ग्लो इज ऑब्जर्व डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैस। आज के टाइम में ग्लो साइन बोर्ड आते हैं नियॉन गैस के, प्रेजेंटली आज की अगर मैं सिचुएशन की बात करूं तो नियॉन गैस के ग्लो साइन बोर्ड आते हैं, उनको अपन ग्लो साइन बोर्ड कहते हैं। वो इसी प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं आज भी, है ना। ग्लो साइन बोर्ड जो होता है, एडवर्टीजमेंट बोर्ड जो होता है, वो इसी पे काम कर रहे हैं। यानी जब प्रेशर कम करा मतलब गैस को कम करा, तो फिर करंट फ्लो होने लगा और ग्लो नजर आया। व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस, तीसरा केस जब बात करें तो व्हेन द प्रेशर इज फर्दर रिड्यूस टू 10 की पावर -4 atm, प्रेशर को और कम कर दिया, है ना। प्रेशर को कम करना मतलब इस गैस में से, यहां से गैस को निकाल लिया, यहां से गैस को निकाला मतलब 3 केस आए यहां पे, पहले 1 atm, फिर 10 की पावर -2 atm, और रिड्यूस करके 10 की पावर -4 क्या करा atm, और रिड्यूस करके 10 की पावर कितना कर दिया -4 atm, है ना। तो व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस्ड फर्दर टू 10 की पावर -4 atm, द ग्लो बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स डिसअपियर्ड बट करंट कंटिन्यूस टू फ्लो। जो ग्लो आ रहा था वो तो गायब हो गया, लेकिन करंट जो हो रहा था वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था। यानी ये बात तो क्लियर हो गई थी कि गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां से इतनी बात क्लियर हो गई थी कि गैसेस आर क्या होती हैं, बोलो, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती हैं। यहां से ये बात सबको क्लियर हो गई थी। आया, सिंपल एक्सपेरिमेंट लिया, ट्यूब लिया, पहले उसके अंदर गैस फिल कर दी, प्रेशर को कर दिया 1 atm, कुछ भी नहीं हुआ। प्रेशर को कम करके करा 10 टू द पावर -2 atm, करंट फ्लो होने लगा, है ना। ग्लो भी नजर आया, 10 की पावर -4 atm करा, बात समझे, कलर गायब हो गया लेकिन करंट फ्लो हो रहा था। बात समझे, इतना कह के इन्होंने, अच्छा हाई वोल्टेज जब कह रहे हैं कि व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, तो हाई वोल्टेज जो अप्लाई किया था वो लगभग अप्लाई किया था 10,000 वोल्ट्स का। जो हाई वोल्टेज अप्लाई किया था वो कितने वोल्ट का अप्लाई किया था, 10,000 वोल्ट का। तो यहां अपन ने देखा कि कैसे हम पार्टिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, एटम्स के अंदर जो छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, अब
इसी बात को, ये एक्सपेरिमेंट जब रुका तो उसके बाद एक अगले वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जे जे थॉमसन, है ना। अगले वैज्ञानिक आए जे जे थॉमसन, और जे जे थॉमसन ने बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट करा जिसको कहते हैं कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और यहीं से डिस्कवरी ऑफ बोलो क्या हुई, इलेक्ट्रॉन्स। जे जे थॉमसन आए, उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को आगे उठाया, है ना, सेम काम करा उन्होंने, इसी एक्सपेरिमेंट को आगे उठाया, और यहां पे जो पोटेंशियल रखा वो रखा 10,000 वोल्ट का, गैस लिया लो प्रेशर पे, और इन्होंने क्या पाया कि कुछ रेस कैथोड से निकलकर, कुछ रेस कैथोड से निकलकर किसकी तरफ गई, एनोड की तरफ गई। इस तरीके से कैथोड से निकलकर कहां गई, एनोड की तरफ गई। यानी सीधी सी बात है, रेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम बोलो कैथोड, रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड एंड टर्मिनेटेड एट एनोड। कुछ रेस कैथोड से निकलकर कहां पे टर्मिनेट हुई, जाके एनोड पर, और जैसे ये टर्मिनेट हुई तो इन्हीं रेस को नाम दिया गया कैथोड रेज, इन्हीं रेस को नाम दिया गया कैथोड रेज। मेरी बात समझे, ऐसी रेस जो कहां से ओरिजिनेट हुई, कैथोड से ओरिजिनेट हुई, एनोड पर टर्मिनेट हुई, इनको नाम दिया कैथोड रेस, ठीक है। और ये पाया गया कि दीज कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहली बात, दीज कैथोड रेज ऐसे डांस करती भी नहीं चली, दीज कैथोड रेज ट्रेवल्स इन कैसी लाइन, स्ट्रेट लाइन। सबसे पहली पॉइंट, यहां पे बात क्लियर हुई। दूसरी बात, उन्होंने प्रॉपर्टी को देखना चाहे, देखो पहली बात तो आप चाहो ये लिख सकते हो, ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड, टर्मिनेटेड एट एनोड, आप ये बात कह सकते हो। आया, दीज कैथोड रेज प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट। इसको समझाता हूं मैं, मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, दे कैन रोटेट द पैडल व्हील, इसको मैं समझाता हूं, समझना। मान लीजिए कि मैंने यहां पे एक ऐसा पैडल व्हील लगा दिया बीच में, इस टाइप का ऐसा पैडल व्हील लगा दिया, ये लगाया, ये मैंने पैडल व्हील लगाया। अच्छा, मेरा ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब कैथोड है, मेरा ये बैटरी का टर्मिनल मतलब पॉजिटिव, मतलब एनोड है, और रेज मेरी यहां से निकल रही है, रेज मेरी जो है वो इधर से निकल के आ रही है, ऐसे ये कंटिन्यू आ रही है ये। अब ये रेज जैसी इससे टकराई, पैडल व्हील से जैसी टकराई एकदम, तो आपने देखा होगा कई बार अपने पास वो कीचेन आता है, उसको ऐसे रख के अपन जोर से मारो तो वो गोल गोल घूमता है। साइकिल का पैडल भी तो गोल गोल घूमता है, साइकिल तो सबने चलाई होगी, आप पैडल पे पानी मारे, वो पैडल तेजी से घूमता है, रोटेट होता है। तो वैसे ये कैथोड रेस जैसी टकराई और टकरा के इधर निकलने लगी, ये कैथोड रेस, ये पैडल व्हील तेजी से घूमने लगा, ये पैडल व्हील तेजी से बोलो क्या हुआ, घूमने लगा, तेजी से रोटेट होने लगा। तो इसी को हम कहते हैं कि दे प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट। अब मैकेनिकल इफेक्ट तो तभी आएगा ना जब इनमें पार्टिकल रहे होंगे छोटे छोटे, तभी तो पैडल व्हील को रोटेट कराया, मतलब यहां पे ये बात को प्रूव कर रहा है कि इनके अंदर जो है पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, इनके अंदर जो है वो पार्टिकल्स आर, बोलो क्या लिखा है, प्रेजेंट, इनके अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है, छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तभी तो मैकेनिकल इफेक्ट आ रहा है। तो कैथोड रेस की पहली बात क्या निकल कर आई कि कैथोड से ओरिजिनेट हुई, एनोड पर टर्मिनेट हुई। हालांकि इस पॉइंट में अभी मैं जब आगे डिटेल में जाऊंगा तब बहुत क्लियर आ जाएगा, ओरिजिनेट कहां से हुई थी कैथोड, और टर्मिनेट कहां पे हुई, एनोड, और बोला प्रोड्यूस करती है मैकेनिकल इफेक्ट, मतलब पैडल व्हील को घुमा दे रही है। ठीक है सर, आगे बढ़ता हूं मैं, अगली बात करें तो कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। कैथोड रेस में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा चलते कि इसके बारे में पता कैसे चला, कि कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। देखो पार्टिकल्स है वो तो यहां से पता चल गया था, क्योंकि जैसे ही रेस पैडल व्हील से टकराई थी तो वो पैडल व्हील घूम रहा था, कोई चीज टकराएगी तभी घूमेगा। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, समझते हैं। नॉर्मली हमारी कैथोड रेस क्या हो रहा था कि अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो ये मेरे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कैथोड और ये मेरे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड। कैथोड का मतलब
नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी मतलब इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। मेरी जो रेस थी बेटा, इनिशियली जो भी मेरी रेस थी, वो मेरी रेस बिल्कुल कैसी जा रही थी, स्ट्रेट जा रही थी। ये जो रेस थी मेरी, ये कैसी जा रही थी, स्ट्रेट, है ना। जरा इसको देख लेते हैं। हाँ, तो ये जो मेरी रेस जा रही थी, ये कैसी जा रही थी, स्ट्रेट जा रही थी एकदम इस प्रकार से। बात समझ में आ रहा है ना। कैथोड से निकली और कैथोड से निकलकर ये जो भी मेरी रेस थी, ये बिल्कुल कैसी जा रही थी, एकदम स्ट्रेट जा रही थी। ये क्लोन का ऑप्शन कहां है भाई इसमें, कॉपी, चलो ठीक है, ये मेरे को, ये देखिए, चलो जाने दीजिए इसको, है ना। ये पता नहीं मेरे से वो शायद कॉपी हो नहीं रहा है। ये सारी रेस जो थी, ये पहले कैसे जा रही थी, स्ट्रेट, कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी, और ये स्ट्रेट जा रही थी। और मैं वापस इसको बना लेता हूं ऐसे करके, ये इस टाइप से बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी, इस टाइप की, जिसको मैंने बोला कैथोड रेस। लेकिन हमने क्या करा, इसके अंदर यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ये पॉजिटिव, हमने यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। और जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, तो जो रेस पहले स्ट्रेट जा रही थी, जो रेस पहले स्ट्रेट जा रही थी, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई। कोई चीज पॉजिटिव की तरफ तभी जाएगी ना जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां से ये बात कंफर्म हुई कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये डेविएट हो जाती हैं। तो अपन यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कैथोड रेस डेविएट फ्रॉम देयर पाथ, कैथोड रेस डेविएट फ्रॉम देयर पाथ in presence of external इलेक्ट्रिक एंड कौन सी फील्ड बोलो, मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड रेस अपने पाथ से क्या कर जाती हैं बताएं, डेविएट कर जाती हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और यहां से पता चला कि इनमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अगला क्या बोला, कैथोड रेस कैन प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, मतलब ग्लो क्रिएट करती हैं, ग्लो। जब ये यहां पे कोटिंग कर दी थी हमने ZNS की, इधर पीछे कोटिंग था ZNS, ये कैथोड रेस जैसी आके टकराई, कैथोड रेस जैसी आके टकराई, तो यहां पर ग्रीनिश ग्लो समझ में आया, ग्रीनिश ग्लो नजर आया जैसी टकराई, इसको फ्लोरोसेंस कहते हैं। पीछे हमने जो है ZNS की स्क्रीन लगा दी जिंक सल्फाइड की, तो जैसे कैथोड रेस आके टकराई, तो वहां पे अपने को क्या नजर आया, ग्लो नजर आया, जैसे कैथोड रेस प्रोड्यूसेस फ्लोरोसेंस। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है मेरे पास, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट की गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं। कैथोड रेस हीट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अरे भाई, जब क्या हुआ था ना कि ये जब पैडल व्हील से टकरा रही थी, तो पैडल व्हील तो घूम रहा था, पैडल व्हील से टकरा रही थी, पैडल व्हील घूम रहा था, पैडल व्हील को बाहर निकाला, जब उसको बाहर निकाला ना, वो गर्म हो चुका था। पैडल व्हील से जैसी कैथोड रेस टकराई थी एकदम जुइंग करके, तो वो तेजी से घूमने लगा, उसको घूमने दिया हमने थोड़ी देर। फिर जब उसको हमने बाहर निकाला, तो वो पाया गया कि वो गर्म हो चुका था। यानी जब कैथोड रेस ऐसे आके टकराई थी, तो यहां पर उसने हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया। यानी ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये कि कैथोड रेस हीट द ऑब्जेक्ट, कैथोड रेस प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट, कैथोड रेस हीट द ऑब्जेक्ट। अगर मैं और ज्यादा स्पेसिफाई करके लिखूं यहां पे, तो अपन लिख सकते हैं यहां कि कैथोड रेस प्रोड्यूसेस, कैथोड रेस प्रोड्यूसेस कौन सा इफेक्ट है बोलो, हीटिंग इफेक्ट। कैथोड रेस प्रोड्यूसेस कौन सा इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट। कैथोड रेस प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। मेरी बात समझ में आए, क्यों, कैथोड रेस में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज, कैथोड रेस में छोटे छोटे पार्टिकल्स है, दे आर नेगेटिवली चार्ज। तो जब वो जाके टकराए, तो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन कैथोड रेस फॉल्स ऑन सॉलिड सच एज कॉपर, मतलब हैवी मेटल, सच एज सॉलिड मतलब हैवी मेटल पे जब वो टकराए जाके, हैवी मेटल्स, दे प्रोड्यूसेस एक्स-रे। अरे कैथोड रेस बेसिकली क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से बच्चों, बात समझे। कैथोड रेस क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन्स की एक ऐसी बीम है, एक धारा है,
तो मान लो ये मेरा कॉपर का मेटल है और इससे जैसी जाके टकराई, कैथोड रे से आई, जुई करके टकराई, तो टकराते से, इनके टकराव से, यहां से, है ना, जैसे अगर मैं यहां पे समझाऊं आपको कि मान लीजिए कि मेरे पास ये कैथोड रेज है, ये कैथोड रे आई और ये कॉपर के मेटल से टकराई, ऐसी टकराई, तो इनके टकराने से यहां से एक अननोन रेज निकली, जिन रेज को नाम दिया गया एक्स रेज। उस टाइम पे यार किसी भी अननोन वैल्यू को नाम क्या दे देते, एक्स दे देते ना। जिस समय इनकी डिस्कवरी हुई थी इनके बारे में जानकारी नहीं थी तो नाम दे दिया अननोन रेज। अननोन रेज मतलब बोलो एक्स रेज। आया समझ में? तो आज के टाइम में तो हम एक्सरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब ये पहली बार इंसिडेंट हुआ वो तो इसके बारे में लोगों को नहीं पता था कि ये नई चीज क्या निकल रही है, इसलिए उसका नाम जो था क्या पड़ गया, एक्स रेज। तो इस तरीके से यहां से जाके सबसे पहली बार पता चला कि कैथोड रेस के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। चलिए तो फटाफट से एक बार कैथोड रेस की प्रॉपर्टी को रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले प्रॉपर्टी बोला, ये ओरिजिनेट होती है कैथोड से और टर्मिनेट होती है एनोड पर। दे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड एंड टर्मिनेट एट एनोड। उसके बाद दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रैवल इन, बोलो क्या लिखा है, स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेस प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट, मतलब पैडल व्हील को घुमा दे रही है ना, उनमें नेगेटिव चार्ज होता है। दे कॉज फ्लोरोसेंस, दे हीट द ऑब्जेक्ट, मतलब दे प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट, और जब हैवी मेटल से टकराती हैं तो क्या प्रोड्यूस करती हैं, एक्स रेस। आइए फटाफट से दो तीन प्रॉपर्टीज और देखते हैं ताकि आपके स्टेटमेंट वाले सवाल जो है वो सीधे बने। फिर बोला है कैथोड रेस पोसेस आयोनाइजिंग पावर, दैट इज दे आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। इसका बड़ा सीधा सा मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि मान लीजिए आपके पास कोई गैस है एक्स, अगर ये कैथोड रेस के कांटेक्ट में आया तो डेफिनेटली एक्स प्लस बन जाएगा और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आयोनाइज कर देगा, गैस को आयंस में कन्वर्ट कर देगा। कोई भी गैस, लेट से मेरे पास ही मैं कहता हूं हाइड्रोजन गैस था, तो पहले उसको ये करेगा H, है ना, और उसके बाद ये करेगा उसको H प्लस और ये इलेक्ट्रॉन बाहर। मतलब कैथोड रेस के पास प्रॉपर्टी है कि वो गैस को क्या कर देती है, आयोनाइज कर देती है। बात समझे? कैथोड रेस प्रोड्यूसेस सिंटिलेशन इफेक्ट। सिंटिलेशन इफेक्ट जैसे कि ये फोटोग्राफिक प्लेट है मान लो, और यहां कैथोड रेस आके टकराई तो टकराते के साथ ऐसे गोल 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 पैटर्न बन जाते हैं टकराते से ही, जैसे टॉर्च आप दीवार पे मानो, है ना, तो ऐसे गोल गोल पैटर्न बनते हैं, इसको कहते हैं सिंटिलेशन इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मेटालिक शीट्स, मतलब कि पतली मेटालिक शीट्स अगर है उसको पेनिट्रेट करती है, मतलब दे हैव गुड पेनिट्रेटिंग पावर। गुड पेनिट्रेटिंग पावर, आर पार निकल जाएंगे उसके, दे हैव गुड पेनिट्रेटिंग पावर। आया? एंड आखिरी बोला है द नेचर ऑफ दीज गैस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ दीज रेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। मतलब तुम ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस लो, नाइट्रोजन गैस लो, ऑक्सीजन गैस लो, कोई सी भी गैस लो, कैथोड रेस के प्रॉपर्टी पे गैस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर मैं बात करूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, प्रॉपर्टीज ऑफ कौन सी रेस बोलो, कैथोड रेस, तो याद रखना इंडिपेंडेंट ऑफ गैस होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। इंडिपेंडेंट ऑफ बोलो क्या लिखा है, नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, कैथोड रेस की। तो आज हमने कैथोड रेस की इतनी सारी प्रॉपर्टीज देखी। मेरी बात समझ में आया सबको, कैसे होता है, क्या होता है, लो प्रेशर पे हो रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई जे थॉमसन ने सारी बातें बताई, है ना, जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करा था। अब जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट और करा जो कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, और ये मेरा जो दिख रहा है ये कैथोड है, ये मेरा प्लेट का टर्मिनल एनोड है। और एक्सपेरिमेंट जो करा था जे थॉमसन ने, और जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा E/m का वैल्यू निकाला था। कैथोड रेस में E/m का वैल्यू निकाला था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने E/m का वैल्यू निकाला था। कैसे निकाला वो समझा देते हैं। यहां से जैसे कैथोड रेस पास करी तो कैथोड रेस डायरेक्टली जाके इधर टकराई, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टकराई। कैथोड रेस निकल रही हैं, जाके इस पॉइंट पे टकरा रही हैं, कैथोड रेस निकल रही है, टकरा रही है। द मोमेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, देख ले, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई।
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते के साथ ही जो रेस पहले स्ट्रेट जा रही थी, अब वो इधर जाने लगी, इधर टकराने लगी, शोइंग दैट कि दीज पार्टिकल्स, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। जे थॉमसन के द्वारा जो है E/m का वैल्यू निकाला गया था। जे थॉमसन जो था उसने किसका वैल्यू निकाला था? E/m, है ना। हालांकि जो अपना प्री नॉलेज है, अगर मैं उससे बात करूं, है ना, प्री नॉलेज से बात करूं, क्योंकि हमें इतना तो पता है कि प्री नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो मैं जब कहता हूं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं, है ना, चार्ज ऑन किसकी बात करता हूं? इलेक्ट्रॉन, तो वो आता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, है ना। और दूसरा जो आता है उसको अपन कहते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो आता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और इस एक्सपेरिमेंट से जो जे थॉमसन था उसने निकाला था स्पेसिफिक चार्ज। व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज? स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है E/m का रेशियो। व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज? स्पेसिफिक चार्ज मतलब रेशियो ऑफ चार्ज टू मास। रेशियो ऑफ चार्ज टू कितना है? मास, इस एक्सपेरिमेंट से, है ना। तो चार्ज टू मास निकाला, तो जब मुझे स्पेसिफिक चार्ज निकालना है इसका, तो स्पेसिफिक चार्ज को लिख रहा हूं मैं 5 से, और E का वैल्यू मेरे पास आता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और ये आ जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg आया। जब अपन इसको डिवाइड करेंगे, है ना, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू डिवाइड करके बता देता हूं आपको। तो ये आ रहा है 1.6 डिवाइडेड बाय 9.1, ये आ रहा है आपका 1.75। तो स्पेसिफिक चार्ज की जब वैल्यू बताएं अपन, तो ये आ रहा है आपके पास में 0.175 इंटू 10 की पावर, ये -19 है, ये +31 आ जाएगा, तो +12 आ जाएगा, ये आ जाएगा +12 कूलम पर केजी, है ना। इसको देखें अपन तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.7 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा? 11 कूलम पर केजी। और ये मेरा स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू आया जो जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट किया था। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जे थॉमसन ने E/m का वैल्यू निकाला था। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो अगर साइन की बात करूं तो -1.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है? -19 कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये सारा का सारा जो था वो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हुआ था। बात समझे? आगे बढ़ता हूं मैं। सर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैसे पता चला? हमें कैसे पता कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? हमें कैसे पता चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? तो बच्चों जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन था उसको कैलकुलेट किया गया था मिलीकन के द्वारा, और एक्सपेरिमेंट था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ नाम और थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो था वो मिलीकन ऑयल ड्रॉप से निकाला गया था। एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बात समझे? और मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला गया जो कि कितना आया था? ये आया था 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यही आपका एक्सपेरिमेंट जिसको हम कहते हैं मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसने चार्ज ऑन क्या निकाला था? इलेक्ट्रॉन। तो रदरफोर्ड ने निकाला था E/m का रेशियो, और चार्ज यहां से निकल गया था, तो वहां से मास निकल जाएगा ना इलेक्ट्रॉन का। तो आप देखें यहां से, तो यहां से हमें अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर मैं एक एक बात को यहां पे लिखकर दोबारा समझाऊं, तो मैं दोबारा यहां पे लिखूंगा, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। दूसरा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। एंड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज मतलब जिसको हम लिखते हैं 5 से, वो आया 1.7 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। तो ये हमारे पास 3-4 वैल्यूज आई जो अपनों को ध्यान रखना है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किसने करा था? जे थॉमसन ने करा था। E/m का रेशियो निकालना सीखा अपन ने, है ना। व्हाट इज E/m? चार्ज टू मास का रेशियो।
चार्ज टू मास का रेशियो, ये रहा E बाय एम इज चार्ज टू मास का रेशियो। ठीक है, ये कौन सी रेज है? कैथोड रेज। 2 मिनट पॉज करके वीडियो को फटाफट से रिवाइज करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, दैट इज कौन सी रेज की तरफ? एनोड रेज। क्लियर है? तो बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं अब, और हम अब बढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की तरफ, दैट इज एनोड रेज। और एनोड रेस के बारे में जो जानकारी दी गई थी वो दी गई थी ई गोल्डस्टीन के द्वारा। तो हम प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं, और जब प्रोटॉन के बारे में बात करूं तो एक जनरल आइडिया दे दूं कि दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। कैसे पार्टिकल्स होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिनको प्रोटॉन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने देखा था, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में डिस्चार्ज ट्यूब में लगभग सब कुछ सेम ही था, सिवाय एक चीज के कि जो यहां पे कैथोड इस्तेमाल किया गया था, ये कैथोड था परफोरेटेड। यहां पर जो ये कैथोड इस्तेमाल किया गया था, ये कैथोड था परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब इसमें बीच बीच में गड्ढे थे, है ना, बीच बीच में छेद थे। गेहूं छानने की छन्नी सबने देखी होगी, तो गेहूं छानने की छन्नी जो होती है वो सबने देखी होगी, तो उसमें बीच बीच में गड्ढे होते हैं, जिसको परफोरेटेड कैथोड कहते हैं। कैथोड रेस तो वही थी, कैथोड से निकल के एनोड की तरफ गई। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं, अब जो हम पढ़ रहे हैं, उन रेस को हम कहते हैं एनोड रेस। उन रेस को हम क्या कहते हैं? एनोड रेस। तो ये रेस एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ गई, ऐसी रेस जो एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ गई, एनोड से निकली, एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ गई, और यहां पर ग्लो नजर आया, इस टाइप के रेस को हम कहते हैं एनोड रेस, है ना। कैथोड रेस कहां से ओरिजिनेट हुई थी? कैथोड पर, और टर्मिनेट कहां हो गई थी? एनोड पर। तो वैसे यहां पे उल्टा हुआ, ये एनोड से निकलकर कहां गई? कैथोड की तरफ गई। और यहां पे डेफिनेटली जो हाई वोल्टेज सोर्स वगैरह जो भी अपन ने लगा रखा है, ये अगेन आपका था 10,000 वोल्ट्स का, दैट वाज 10,000 वोल्ट्स था, ये 10,000 वोल्ट्स। क्या मेरी बात समझे? तो ऐसी रेज जो एनोड से निकलकर कैथोड पे टर्मिनेट हुई, उनको नाम दिया एनोड रेस। बढ़ते आगे, वही फिर कहानी अपनी बिल्कुल सेम है। सबसे पहली बात, दीज रेस ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये भी बिल्कुल सही है। हेंस दे कास्ट शैडो ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ देयर प्लेस्ड इन देयर पाथ। मतलब ये चेक करने का तरीका है कि अगर मान लो कोई रेस यहां से जा रही है, और अगर आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को बीच में रख दिया यहाँ पे, तो उसका शेडो आएगा ना इधर, इसका शेडो आएगा, तो ये प्रूव करेगा कि दिस रेस ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो जैसे कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, वैसे ही एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में चल रही थी। बात समझे? जिस तरीके से कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, वैसे ही एनोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड कहां से ओरिजिनेट हुई थी? कैथोड से ओरिजिनेट होकर एनोड पे टर्मिनेट, तो यहाँ पे एनोड से ओरिजिनेट होकर कैथोड पे टर्मिनेट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला? नेक्स्ट पॉइंट बोला है दे रोटेट लाइट पैडल व्हील। मतलब सीधी सी बात है, ये जो रेज हैं कैथोड रेज की तरह ही क्या इफेक्ट शो कर रही हैं? मैकेनिकल इफेक्ट शो कर रही हैं। ये रेस कैथोड रेस की तरह ही मैकेनिकल इफेक्ट शो कर रही हैं। और यहां से बात करा कि अगर मैकेनिकल इफेक्ट शो कर रही है, तो डेफिनेटली उनके अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं? मटेरियल पार्टिकल्स हैं। अगर उनके अंदर पैडल व्हील को घुमाने की क्षमता है, तो डेफिनेटली उनके अंदर मटेरियल पार्टिकल है। These are deflected towards negative plate, नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब सीधी सी बात है कि उनमें जो पार्टिकल्स रहे होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज रहे होंगे। कैथोड रेस में मैंने समझाया था, कैथोड रेस में समझाया था, देखिए मैंने कि ये जो रेस थी माइनस चार्ज होने के कारण प्लस की तरफ मुड़ गई थी, माइनस चार्ज होने के कारण प्लस की तरफ मुड़ गई थी। तो इनके साथ में उल्टा होगा ना, इनके साथ में उल्टा होगा। क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इनके पास है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होती हैं। कौन सी रेस पॉजिटिव चार्ज होती हैं? एनोड रेस। तो जाएंगी किसकी तरफ? नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। मतलब दे आर अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आया? तो सबसे पहली बात क्या बोली? इनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट, और बोला दे आर डिफ्लेक्टेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आगे बढ़ते हैं, गैसेस बदल दो,
डिस्चार्ज ट्यूब में गैसेस बदल दो, इनका नेचर भी बदलेगा, चार्ज टू मास का वैल्यू बदल जाएगा। यानी कि मैं 100 की सीधी बात कहता हूं कि नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन किस चीज के ऊपर? नेचर ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस इन, बोलो कौन सी ट्यूब? डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी गैस फिल्ड होगा उसके नेचर पर डिपेंड करेगा एनोड रेज का नेचर। मतलब कि व्हेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन डिस्चार्ज ट्यूब, हाइड्रोजन गैस लिया डिस्चार्ज ट्यूब में, तो E/m का वैल्यू जो आया था वो हाईएस्ट आया था। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है स्पेसिफिक चार्ज की जब बात करता हूं मैं, स्पेसिफिक चार्ज को लिखता हूं मैं फाई से, और फाई बराबर होता है E/m, चार्ज टू मास। हाइड्रोजन गैस का मास इज मिनिमम फॉर हाइड्रोजन गैस, मास इज मिनिमम फॉर कौन सी गैस? बोलो हाइड्रोजन गैस। सो फाई का वैल्यू मैक्सिमम आएगा ना, फाई का वैल्यू बोलो क्या आएगा? मैक्सिमम। इसलिए तो कह रही है कि डिस्चार्ज ट्यूब में अगर आपने हाइड्रोजन गैस को लिया तो E/m का वैल्यू मैक्सिमम आया। आप उसकी जगह ऑक्सीजन गैस ले लो, उसकी जगह नाइट्रोजन गैस ले लो, तो मास का वैल्यू चेंज होते जाएगा। आया? सो यहां समझ में आई कि दस द पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड, जो पॉजिटिव पार्टिकल मिले फ्रॉम हाइड्रोजन गैस, लाइटेस्ट अमंग ऑल गैसेस, है द पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट गैसेस, सो दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज, बोलो क्या है? प्रोटॉन। हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में डाला, है ना, बात को सुनना जरा आराम से। हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में डाला और रेस को पास करा, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स मिले उन्हें प्रोटॉन कहा गया। बात समझे? कोई दूसरी गैस की बात नहीं कर रहा, लाइन को फिर से पढ़ना। Thus the positive particle obtained from hydrogen gas is the lightest among all the positive particle obtained from different gases. This particle is called as, बोलो, प्रोटॉन। सारी गैसेस से पॉजिटिव जो पार्टिकल मिले थे उनको प्रोटॉन नहीं कहा गया। किसको प्रोटॉन कहा गया? जो हाइड्रोजन गैस से मिला, जो हाइड्रोजन गैस से मिला उसको क्या कहा गया? प्रोटॉन, है ना। तो एनोड रेस की डिस्कवरी से मिला प्रोटॉन, बात समझे, और कैथोड रेस की डिस्कवरी से क्या मिला? इलेक्ट्रॉन। ई गोल्डस्टीन के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया। बढ़ते हैं अपन, तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, बोलो क्या है? इनकरेक्ट। सबसे पहला क्या बोला? सबसे पहला पॉइंट क्या बोला? पहला पॉइंट बोला कैथोड रेस स्टार्ट्स फ्रॉम एनोड, पहला ही पॉइंट गलत। कैथोड रेस स्टार्ट्स फ्रॉम एनोड, पहला ही पॉइंट गलत। कैथोड रेस स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड, ठीक है। दूसरा क्या बोला है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, बिल्कुल सही बात है। कैथोड रेस का नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता, एनोड का डिपेंड करता है, ठीक है। इन कैथोड रे ट्यूब द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट वेरी हाई प्रेशर, नहीं लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे नहीं, कहां पे? लो प्रेशर पे, तो ये पॉइंट भी गलत। बात समझे? डिस्चार्ज ट्यूब में जो कैथोड रेस है वो ऑब्जर्व की जाएगी, बोले हाई प्रेशर पे। हाई पे तो होगा ही नहीं, लो प्रेशर पे होगा। अगर आप याद करो एक्सपेरिमेंट को, मैं लेके चलूं आपको पीछे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोला था इन्होंने, ये व्हेन प्रेशर इनसाइड द गैस वाज 180 m, दैट इज, बोलो कैसा? हाई। नो करंट फ्लोज बिटवीन द इलेक्ट्रोड, कुछ भी नहीं हुआ था। हाई प्रेशर पे कुछ नहीं होगा, लो प्रेशर पे होगा, है ना। तो देखिए जरा क्या बोला यहाँ पे इन्होंने कि कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट हाई प्रेशर, गलत, लो पे होगा। In absence of electric and magnetic field, the behavior of cathode rays is similar to that expected from negative charge particles. Absence of electric field की अगर मैं बात करूं, behavior of cathode rays is similar to that of expected from negatively charged particle. और अगला बोला है in absence of electric and magnetic field, these rays travels in कैसी लाइन? स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में these rays travels in कैसी लाइन? स्ट्रेट लाइन। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज इज सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव, गलत। प्रेजेंस में होगा ना, एब्सेंस में थोड़ी होगा, प्रेजेंस में होगा ना। इन प्रेजेंस आएगा ना, इन प्रेजेंस, प्रेजेंस होती तो वो नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ मूव करता। इलेक्ट्रिक फील्ड है ही तो कुछ होगा ही नहीं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या आ रहा है आपके? फर्स्ट आ रहा है, थर्ड आ रहा है और फोर्थ आ रहा है।
फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपके कैसे स्टेटमेंट आए, इनकरेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में नेगेटिव जैसा शो करेगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो जेम्स चैडविक आए तीसरे केस, और जेम्स चैडविक ने आके ना न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की जेम्स चैडविक। बात समझे, हालांकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो थी ना बहुत लेट हुई थी, वो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी ना बहुत ज्यादा लेट हुई थी, क्योंकि उसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं था। बात समझे, इसकी जो डिस्कवरी वॉज लेट, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो उसको पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। कोई चार्ज नहीं था तो उसको पकड़ पाना मुश्किल हो रहा था। तो डिस्कवरी फिर हुई कैसे, तो डिस्कवरी ऐसे हुई कि जब बेरिलियम के पार्टिकल्स को, है ना, हीलियम के पार्टिकल के साथ बॉम्बार्ड किया गया। बेरिलियम का पार्टिकल था, बेरिलियम के पार्टिकल को हीलियम के साथ क्या करा, बॉम्बार्डमेंट कराया, टकराया गया। तो उनके टकराने से एक पार्टिकल मिला कार्बन, और एक न्यूट्रल पार्टिकल मिला जो कि चार्जलेस था। जब बेरिलियम के पार्टिकल को हीलियम के पार्टिकल के साथ में टकराया गया, तो एक न्यूट्रल पार्टिकल मिला जो कि चार्जलेस था, जिसको बोला गया न्यूट्रॉन। इसको क्या बोला गया, न्यूट्रॉन। तो जब मैं यहां पे बात करता हूं चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, जब मैं यहां पे बात करता हूं चार्ज ऑन क्या लिखा है, न्यूट्रॉन, तो वो इक्वल टू आया था 0। और जब मैं यहां पे बात करता हूं मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो वो आ गया था आपका 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये चार्ज और ये न्यूट्रॉन का क्या आया, मास। मेरी बात समझे। तो अब हमारे पास तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो जरा इसका कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं अपन, कंपैरिजन कर लेते हैं। तो जब मैं कंपैरिजन की बात करता हूं, है ना, तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं सब एटॉमिक पार्टिकल, है ना, यहां पे मैं लिख रहा हूं सब एटॉमिक पार्टिकल। कंपैरिजन कर लेते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल के बाद यहां लिख रहा हूं मैं डिस्कवरर, किसने खोजा है। फिर यहां मैं डिस्कवर कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं इसका चार्ज, और चार्ज के बाद यहां मेरे पास लास्ट में जो आएगा वो क्या आ जाएगा, मास। तो पहला सब एटॉमिक पार्टिकल, फिर डिस्कवरर, फिर चार्ज, और फिर क्या दिख रहा है, मास, है ना। देखो जरा ध्यान से, एक चार्ज और फिर एक मास। तो सबसे पहले देखें, तो सब एटॉमिक पार्टिकल मेरे पास कौन आया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल कौन है, प्रोटॉन, और तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल कौन है, न्यूट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक क्या दिख रहा है, न्यूट्रॉन। डिस्कवरर की बात करूं तो यहां पे आया जे थॉमसन, जे थॉमसन। यहां आया ई गोल्डस्टीन, दिस इज ई गोल्डस्टीन, और दिस इज जेम्स चैडविक, इट इज जेम्स चैडविक। मेरी बात समझ में आई, है ना। चार्ज की बात करता हूं मैं, तो चार्ज मेरे पास आ जाएगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज एक जैसा ही होता है, और न्यूट्रल पार्टिकल है दैट इज 0, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मास बोले तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। 9.1 इंटू 10 की पावर कितना है, -31 kg। यहाँ पे आ जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, एंड अगेन यहाँ पे 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो ये हमने देखी इनकी कंपैरेटिव स्टडी, है ना। यहाँ पे अपन ने जो देखा वो क्या देखा अपन ने, कंपैरेटिव स्टडी, सॉरी, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, न्यूट्रॉन के बारे में, क्लियर। तो यहां तक की बात अगर आपको समझ में आई हो तो बताइए मेरे को, क्लियर है। ये अपन पूरा यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन स्पेसिफिक चार्ज के बारे में। तो अब मैं आपको जो समझाने वाला हूं इस चैप्टर में, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। और स्पेसिफिक चार्ज को बड़ा सिंपल लिखते हैं, द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास। द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास। जब रेशियो ऑफ चार्ज टू मास की बात करता हूं ना, रेशियो ऑफ किसकी बात कर रहा हूं, चार्ज टू मास, तो यहां हम लिखते हैं फाई, और फाई को यहां पे लिखेंगे अपन चार्ज, और अपॉन में यहां पे लिखेंगे अपन मास। तो रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, फाई मतलब रेशियो ऑफ चार्ज टू मास क्या कहलाता है, आपका स्पेसिफिक चार्ज, है ना। नाउ इसको ई बाय एम से भी लिखते हैं, और फाई बराबर जो लिखते हैं ई बाय एम, जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया
कि ये जो E बाय एम का रेशियो था, जो E बाय एम का रेशियो था, ये अपना जो निकाला था वो जे थॉमसन निकाला था, है ना। 2 मिनट जरा, ये थोड़े से हमारे भाई साहब बीच बीच में हैंग हो जाते हैं, है ना, दिमाग की तरह ज्यादा पढ़ा दो तो हैंग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो ये जो पूरा दिया था, ये पूरा किसके द्वारा दिया था, जे थॉमसन के द्वारा। और E बाय एम जो निकाला था जे थॉमसन ने, वो इस टाइप का, ये जो एक्सपेरिमेंट था इसका यूज करके, इस एक्सपेरिमेंट का यूज करके उसने E बाय एम का रेशियो निकाला था, है ना। चलिए तो बढ़ते हैं अपन। तो E बाय एम की बात करी। अब E बाय एम पढ़ाने से पहले जरा मेरे को आपको एक बात समझानी है, और वो बात होती है अल्फा पार्टिकल, है ना। ये क्योंकि आपको कई जगह पर देखने को मिलेगा, दैट इज नोन एज, कौन सा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, है ना। और कोई पूछे कि सर व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, तो इट इज डाई पॉजिटिव हीलियम आयन, इट इज डाई पॉजिटिव हीलियम आयन। जो हीलियम आयन होता है, वो डाई पॉजिटिव जो हीलियम आयन होता है, उसी को अपन कहते हैं अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल के बारे में बात करूं जब मैं, तो यहां पर मेरे पास हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मास नंबर 4 है। और अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं, है ना, मैं आपको समझा रहा हूं अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो मेरे पास हीलियम दिख रहा है, हीलियम के एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दीजिए, हीलियम के एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दीजिए, रिमूव। आप जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो He2+ मिलेगा, और यही जो है, यही आपका कहलाता है अल्फा पार्टिकल, यही आपका कहलाएगा अल्फा पार्टिकल। ध्यान रखना, हीलियम के एटम में से अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए तो यही आपका क्या कहलाता है, अल्फा पार्टिकल। तो सर अल्फा पार्टिकल में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल की जब मैं बात करता हूं तो जरा ध्यान से देखना, इसके अंदर होते हैं 0 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर होते हैं 2 प्रोटॉन, और इसके अंदर होते हैं 2 न्यूट्रॉन। बात समझे, इलेक्ट्रॉन्स 0 होते हैं। अल्फा पार्टिकल जब बात करते हैं ना He2+ की, जब मैं He2+ की बात करता हूं अल्फा पार्टिकल की, तो उसके अंदर ध्यान रखना 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, और 2 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं He2+ के चार्ज की बात करूं, कोई मुझसे चार्ज की बात करे, तो उसको हम लिखते हैं 2e से, इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं E- से, कंफ्यूज मत हो जाना, इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं E- से। यहां पे चार्ज 2+ है, और जो मास है, जो मास है उसको हम लिखते हैं 4m से, मास को लिखेंगे 4m। चार्ज होता है 2e और मास होता है 4m। तो रेशियो ऑफ चार्ज टू मास जो है वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक चार्ज, जिसको हम लिखते हैं पाई से, है ना। हालांकि हमने E/m कैलकुलेट भी करा था पीछे, है ना। ये देखिए स्पेसिफिक चार्ज मैंने लिखकर भी बताया था आपको, यहाँ ये 1.7 × 10⁻11 कूलम पर केजी इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। चलिए तो हम हमारा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, और यहां पे बात कर रहे हैं E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझाने वाला हूं कि अभी तक हम पढ़ते आए कि कैथोड रेस ओरिजिनेट हुई थी कैथोड से, कैथोड रेस ओरिजिनेट हुई कैथोड से, टर्मिनेट हुई एनोड पर। फिर मैंने आपको समझाया कि एनोड रेस जो थी वो ओरिजिनेट हुई एनोड से, टर्मिनेट हुई कैथोड से। बात समझे, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि रेज का ओरिजिनेशन कैथोड से हुआ, टर्मिनेशन एनोड पे हुआ, इस टाइप से हम चीजों को समझ रहे थे, इस टाइप से पढ़ रहे थे। एक्चुअल क्या हुआ मैं वो आपको समझाता हूं, एक्चुअल क्या हुआ वो समझाता हूं। आप कंसीडर कीजिए कि आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है ना, यहाँ पे मेरे पास ट्यूब का कोई ऑप्शन मुझे मिलेगा कि नहीं, हाँ ठीक है, मैं इसी को ले लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है इस टाइप से, ठीक है, ये मेरे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, क्लियर। और यहां पर मैंने ये लगा रखी है इलेक्ट्रोड्स, है ना। ये थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा भी कर लेता हूं ताकि आपको मैं समझा बहुत अच्छे से क्लियरली पाऊं, ऐसा करके। और यहां पर जो है ये मैंने लगा रखी, क्या बोलो, इलेक्ट्रोड, है ना। यहाँ पे ये लगा रखी इलेक्ट्रोड मेटल का, और यहां पर भी मैंने लगा रखी इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इसको मैंने कनेक्ट कर रखी है हाई वोल्टेज
करंट सोर्स है, और ये वोल्ट हमें पता है दैट इज इक्वल टू कितना वोल्ट है, 10,000 वोल्ट। ये हमको पता है, इट इज इक्वल टू कितना वोल्ट से बोलो, 10,000 वोल्ट। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव। एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल है, एक तरफ टर्मिनल कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव। दो टर्मिनल दिख रहे हैं। नाउ हमने इसके अंदर तो फिल कर रखी थी गैस, है ना। लेट्स से इसके अंदर ये मैंने गैस फिल कर रखी है, ये गैस है, ये पूरा का पूरा गैस फिल किया हुआ है मैंने इसके अंदर, ये पूरा मैंने इसके अंदर फिल करा हुआ है गैस। और जैसे ही मैंने हाई वोल्टेज, है ना, अच्छा जो गैस फिल्ड भी है, यहाँ पे जो गैस फिल्ड भी है वो हमें पता है कि वो कैसे प्रेशर पे होनी चाहिए, लो प्रेशर पे। जैसे ही हम हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं तो हमें ग्लो नजर आता है ना, कैथोड पर भी ग्लो नजर आता है, एनोड पर भी, मतलब यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ग्लो नजर आता है ना, कैथोड पे भी नजर आ रहा है, एनोड पर भी इस प्रकार से ग्लो नजर आता है, मतलब कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है। और हम कहते हैं कि कुछ रेस कैथोड से निकली, कुछ रेस एनोड से निकली। एक्चुअल में क्या होता है इसके अंदर, मैं आपको कहानी समझाता हूं कि जैसे आप हाई वोल्टेज यहाँ पे करंट पास करते हैं, है ना, जरा बात को समझना। ओह, ये क्या हुआ, हाँ, यहां पे आप जैसे ही, ये कुछ गड़बड़ हो गई क्या, हाँ, जैसे ही आप यहाँ पे हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि इसके अंदर जो भी गैस प्रेजेंट थी, लेट्स से मैं कहता हूं इसके अंदर जो भी गैस प्रेजेंट थी, मैं कहता हूं हाइड्रोजन गैस थी, है ना। वो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कन्वर्ट होती है आपकी एच में, हाइड्रोजन एटम में, क्योंकि हाई वोल्टेज करंट है, 10,000 वोल्ट का करंट है, वो कन्वर्ट हुई हाइड्रोजन एटम में, और उस गैस का हो जाता है आयोनाइजेशन, मतलब वो कन्वर्ट हो जाती है H प्लस और E माइनस में, वो कन्वर्ट होती है H प्लस और E माइनस में, H प्लस और E माइनस में। मतलब क्या हुआ कि जितना नेगेटिव चार्ज था, जो भी नेगेटिव वाले थे वो इस तरफ भागे, नेगेटिव वाले इस तरफ भागे और पॉजिटिव वाले इस तरफ भागे। मतलब आपकी रेज ना तो कैथोड से जनरेट हुई ना तो एनोड से जनरेट हुई। आपकी जो कैथोड रेज, आपकी जो एनोड रेज है, एक मिनट में जरा एसी चेक कर लूं, आपकी जो कैथोड रेज, आपकी जो एनोड रेज, ना तो वो कैथोड से जनरेट हुई ना तो वो एनोड से जनरेट हुई, वो हुई आयोनाइजेशन ऑफ गैस की वजह से। क्यों? क्योंकि यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन गैस थी। अब हाइड्रोजन गैस को लिया मैंने, है ना, कौन सी गैस को लिया मैंने यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस को। तो हाइड्रोजन गैस को जैसे ही लिया तो यहाँ पे बना मेरे पास H प्लस, यहाँ पे आ गया गैस, और यहाँ पे बोलो कौन, इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे आया मेरे पास O गैस, है ना, यहाँ पे आया O प्लस, और यहाँ पे आया मेरे पास इलेक्ट्रॉन। फिर मेरे पास मान लो आया नाइट्रोजन गैस, है ना, नाइट्रोजन गैस से यहाँ पे आया N प्लस, और यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉन। और मान लो यहाँ पे मेरे पास आया Cl गैस, और Cl गैस आया तो यहाँ पे आया Cl प्लस गैस, और यहाँ पे क्या आया, इलेक्ट्रॉन। आप एक बात को नोटिस करेंगे, आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हर बार चेंज होते गए। आप नोटिस करेंगे कि आपके, है ना, आप क्या नोटिस करेंगे कि आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हर बार चेंज हो रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या हो रहे हैं, हर बार चेंज हो रहे हैं, लेकिन हर बार आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैसा रह रहा है, सेम रह रहा है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हर बार सेम है, लेकिन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, सेम रह रहा है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है। पॉजिटिव जो पार्टिकल है वो हर बार कैसे हो जा रहे हैं, चेंज, लेकिन नेगेटिव हर बार कैसा रह रहा है, सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी कैथोड रेज है, हमें इतनी बात तो क्लियर हो ही गई है कि हमारी जो कैथोड रेज है वो बेसिकली है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस है। इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है बोलो, नेचर ऑफ गैस, गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है। लेकिन आपकी जो एनोड रेज दिख रही हैं, आपकी जो कौन सी रेज की बात करता हूं मैं, एनोड रेज, बात समझे कि नहीं समझे। जब मैं बात करता हूं कौन सी रेज की, एनोड रेज, तो एनोड रेज जो है वो डिपेंड्स करती हैं किसके ऊपर, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। आपके हर बार देखो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कैथोड रेज हर बार इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो E/m का रेशियो आएगा वो कांस्टेंट आएगा ना। E/m का रेशियो हर बार क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। लेकिन एनोड रेज में E/m का रेशियो जो आएगा वो हर बार कैसा आएगा बच्चों, वेरिएबल आएगा।
E बाय एम का रेशियो कैथोड रेस का हर बार कांस्टेंट होगा। बात समझे? E बाय एम का रेशियो कौन सी रेस का? कैथोड रेस का हर बार कांस्टेंट होगा, क्योंकि कैथोड रेस एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। आप गैस के बदलने पर नेगेटिव पार्टिकल को थोड़ी बदल रहे हैं। आप इस डिस्चार्ज ट्यूब में पहले भर दीजिए हाइड्रोजन, फिर भर दीजिए ऑक्सीजन, फिर भर दीजिए नाइट्रोजन, फिर भर दीजिए क्लोरीन, चेंज करते जाइए आप, लेकिन नेगेटिव पार्टिकल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो हर बार सेम ही है। हर बार बदल कौन सा पार्टिकल रहा है? पॉजिटिव पार्टिकल बदल जा रहा है। तो पॉजिटिव पार्टिकल बदल रहा है तो E बाय एम का रेशियो भी बदलेगा। पॉजिटिव पार्टिकल बदल रहा है तो E बाय एम का रेशियो भी बदलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कैथोड रेस जो है वो मेरा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के साथ इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ गैस पे, यानी कि कैथोड रेस का नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है, पर एनोड रेस का नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। कैथोड रेस कभी भी गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कोई सी भी गैस ले लो, कैथोड रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, और छोटा सा क्वेश्चन बोला मेरे को कि व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स क्यों माना गया? हम डिस्कवरी पढ़ रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़े, लेकिन इलेक्ट्रॉन में ऐसी क्या खास बात थी, इलेक्ट्रॉन्स में ऐसी क्या खास बात थी कि इसको फंडामेंटल पार्टिकल कंसीडर किया गया? क्योंकि बिकॉज, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा था, कोई बात नहीं, मैं पूरा लिखूंगा बच्चों आपके लिए। बिकॉज E by M ratio of electrons does not changes. E by M ratio of electron does not changes. कभी चेंज नहीं होगा। नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड नहीं करता है। गैस बदल दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गैस सेम रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के अगर मैं चार्ज की बात करूं तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और मास की बात करूं तो +9.1 इंटू 10 की पावर -31, बोलो क्या है, केजी। तो हमको इसका जब E बाय एम निकालते हैं तो ये लगभग आता है 1.7 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी, और इसकी वैल्यू में कभी कोई चेंज नहीं आता है। कोई चेंज नहीं आया, दैट मीन सीधी सी बात है कि ये हमारा एक फंडामेंटल पार्टिकल कंसीडर हम इसको करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां इन्होंने क्वेश्चन बोला है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल। आपको स्पेसिफिक चार्ज निकालना है प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल। बात समझे? मतलब फाई ऑफ आपको निकालना है प्रोटॉन का रेशियो फाई ऑफ कौन सा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल। रेशियो ऑफ प्रोटॉन टू रेशियो ऑफ क्या लिखा? अल्फा पार्टिकल। तो जब हम यहां पे बात करेंगे तो फाई ऑफ प्रोटॉन को अपन लिखते हैं फाई ऑफ प्रोटॉन अपॉन फाई ऑफ अल्फा पार्टिकल बराबर लिखेंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, फिर चार्ज ऑन अल्फा अपॉन मास ऑफ क्या लिखा है? अल्फा लिखा। तो फाई ऑफ प्रोटॉन लिखा मैंने, फाई ऑफ अल्फा लिखा, बराबर चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ये आ जाएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन, बोलो क्या आ जाएगा? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अच्छा, मैंने आपको ना अभी पीछे बताया था कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है ना? मैं आपको यहां पे फिर से बता देता हूं कि जब मैं अल्फा पार्टिकल की बात करता हूं, समझना बच्चों, जब अपन बात करते हैं कौन से पार्टिकल की? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल मतलब He2+ होता है, हीलियम का न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का क्या होता है? न्यूक्लियाई। और हीलियम का न्यूक्लियाई होना, तो इसका अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज लिखते हैं इसके 2e से, और अगर मैं इसके मास की बात करूं तो उसको लिखते हैं 4m से। चार्ज को लिखते हैं 2e से और मास को किससे लिखते हैं? 4m, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो देखिए मैं आगे बढ़ाता हूं कहानी। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू आ जाएगा E बाय एम इंटू 4m बाय 2e। E बाय एम, और इधर 4m बाय 2e, ये E से E कैंसल, M से M कैंसल, ये गया तो आंसर बोलो 2 बाय क्या आ जाएगा? 1। तो फाई ऑफ प्रोटॉन फाई ऑफ अल्फा अपॉन में 2 बाय कितना आ जाएगा? 1। क्या मेरी बात समझे? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल क्लियर आई? स्पेसिफिक चार्ज को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो स्पेसिफिक चार्ज यहां पे 2 बाय एम है। प्रोटॉन टू कौन सा पार्टिकल की बात कर रहा हूं?
अल्फा पार्टिकल। मेरी बात क्लियर है ना? तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा। सिमिलरली एक मेरे पास ये और क्वेश्चन आया, ये भी आपको बहुत कॉमन क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अरेंज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। किसको अरेंज करने को कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कौन सा चार्ज? स्पेसिफिक चार्ज। चलिए जरा मैं इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूं। तो बच्चों जब मैं इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूं तो स्पेसिफिक चार्ज मतलब मैं लिख रहा हूं फाई से, फाई बराबर ई बाय कितना होता है? एम, है ना? तो चलो सबसे पहला मेरे पास प्रोटॉन है ना? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, फिर मेरे पास न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, फिर मेरे पास इलेक्ट्रॉन और फिर मेरे पास अल्फा पार्टिकल। भाई मेरे अल्फा पार्टिकल की बात करो ना तो ये हेवीएस्ट होता है, जिसको अपन लिखते हैं 4m से। प्रोटॉन के मास को लिखते हैं m से। न्यूट्रॉन जो है इसका चार्ज तो 0 आता है। न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो इक्वल टू बोलो कितना है? 0 है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो बेसिकली मैं ये सवाल जो सॉल्व कर रहा हूं ना, मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं। इस सवाल को मैं करूंगा इन टर्म्स ऑफ मास। इस सवाल को करूंगा मैं इन टर्म्स ऑफ मास, है ना? कैसे? सबसे पहली बात तो ध्यान रख कि फाई ऑफ न्यूट्रॉन जो आएगा वो तो तुम्हारा 0 आ जाएगा। फाई ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 0 आएगा। न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज 0। क्यों भैया? क्योंकि अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन इज अ चार्जलेस पार्टिकल। न्यूट्रॉन इज अ चार्जलेस पार्टिकल, तो न्यूट्रॉन तो गया, है ना? अब अगर मैं मासेस को कंपेयर करूं, कंपेयर मासेस, तो भाई सीधी सी बात है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम, उससे ज्यादा मास ऑफ प्रोटॉन और सबसे ज्यादा मास ऑफ क्या होता है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हेवीएस्ट होता है, सबसे भारी। अल्फा पार्टिकल हेवीएस्ट होता है, सबसे भारी होता है। और मुझे यहां पे पता है कि फाई बराबर बोलो क्या होता है? ई बाय एम, मतलब मास के इनवर्स आ रहा है। फाई बराबर ई बाय एम, यानी सीधी सी बात है फाई ऑफ न्यूट्रॉन सबसे कम 0, उसके बाद आ जाएगा फाई ऑफ अल्फा पार्टिकल मास, फिर फाई ऑफ प्रोटॉन, और सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक चार्ज आएगा वो किसका आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज हाईएस्ट होएगा, है ना? इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज बोलो? स्पेसिफिक चार्ज जो आएगा वो बोलो कैसा आएगा? हाईएस्ट आएगा। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कैसा आ जाएगा? हाईएस्ट। तो इस तरीके से हम ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे देखा। और आज के लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ कौन से पार्टिकल्स देखे? फंडामेंटल पार्टिकल देखा। पूरा आज के लेक्चर में हमने आज डिस्कवरी ऑफ कौन से पार्टिकल्स की बात करी? फंडामेंटल पार्टिकल। अगले में मैं आपके पास लेकर आऊंगा एटॉमिक मॉडल्स की जानकारी, है ना? कौन से मॉडल्स की जानकारी लाऊंगा? एटॉमिक मॉडल्स।